हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के बारे में स्टडी किया था और हम लोगों ने पता किया था कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ किस बातों पे डिपेंड करती है। तो हम लोगों ने सीखा था कि एसिड की पावर कितनी अधिक है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पे डिपेंड करता है, वो के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पे डिपेंड करता है। ठीक उसी तरह बेस की जो स्ट्रेंथ है वह के ए के बी पे डिपेंड करता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस एंड नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एसिड और बेस दोनों ही दो तरह के होते हैं। उनको दो पार्ट में बांटा जा सकता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड, और ठीक उसी तरह बेस को भी दो पार्ट में बांटा जा सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस क्या है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होती हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एट एनी कंसंट्रेशन। यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड को यदि आप 1 ml वाटर में ऐड करो, 1 लीटर वाटर में ऐड करो, यानी कंसंट्रेशन कुछ भी हो, डाइल्यूशन कुछ भी हो, वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं एट एनी डाइल्यूशन, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। जबकि वीक एसिड स्ट्रॉन्गली डिसोसिएट नहीं होते, वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। तो वह एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज दैट completely dissociated at any concentration. It means strong acids are completely dissociated at any concentrations। जैसे HCl, इसे आप वाटर में ऐड कर दीजिए। तो वाटर में जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये H प्लस एंड Cl माइनस में ये डिसोसिएट हो जाएंगे। तो आप देखो HCl H प्लस कटायन था, Cl माइनस एनायन है, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। कंप्लीट H प्लस अलग, कंप्लीट Cl माइनस अलग, तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। नेक्स्ट H2SO4 aqueous 2H प्लस aqueous प्लस SO4 2 माइनस, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। यानी जितने मिनरल एसिड्स होते हैं वो सारे मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। आप इसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जैसे मिनरल एसिड HCl, HBr,
HI, HF, HNO3, next HiO3, HClO3, HiO3, ये सारे मिनरल एसिड्स हैं। तो एक्सेट्रा, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अभी एक होते हैं वीक एसिड, वो देखिए क्या होते हैं। वीक एसिड्स डू नॉट डिसोसिएट completely, but partially, but partially। जो एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते, पार्शियली डिसोसिएट करते हैं, वो वीक एसिड कहलाते हैं। अब देखिए वीक एसिड क्या होते हैं, जैसे यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल इसके HCl, ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। ये ऑर्गेनिक एसिड्स में क्या क्या आएगा, फॉर्मिक एसिड, एसेटिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं सब आ जाएंगे, HCOOH, ठीक है। नेक्स्ट CH3COOH, ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरह से जितने भी एसिड्स हैं ऑर्गेनिक एसिड, ये सारे के सारे वीक एसिड्स होंगे। और भी ऑक्जेलिक एसिड, ढेर सारे एसिड्स हैं, ऑक्जेलिक एसिड्स एक्सेट्रा। चलिए, दीज आर द वीक एसिड, एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड्स। नेक्स्ट H2S is weak acids, N3H is weak acid, H2CO3 is weak acids। ये सारे वीक एसिड्स हैं, H2CO3 वीक एसिड्स हैं, H2CO3 ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सारे के सारे एक्सेट्रा वीक एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि ये HCN कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए इन सभी को वीक एसिड्स के ग्रुप में रखा गया है। इन सभी एसिड्स को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट एसिड्स, नेक्स्ट हम लोग बेसेस के बारे में देखते हैं। यह भी दो पार्ट में बांटा जा सकता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और बेसिस। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस ठीक इसी तरह कंप्लीटली आयोनाइजेबल होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइजेबल। लेकिन पहचानेंगे कैसे, तो सिंपल यहां पर है, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, alkali metals are a strong bases, a strong bases। जैसे और अल्कली मेटल सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, दे आर हाइड्रोक्साइड्स। इन सभी के हाइड्रोक्साइड्स NaOH, KOH, RbOH, CSOH, etc. are the strong example of a strong bases। ठीक है। दूसरा, जो अल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनके भी हाइड्रोक्साइड्स, कुछ हाइड्रोक्साइड्स स्ट्रॉन्ग बेस के जैसे काम करते हैं, लेकिन अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इसमें वीक बेस देती है, और इसे छोड़कर और भी जितने भी बेसेस होते हैं मैक्सिमम वो वीक बेसिस होते हैं। जैसे वीक बेसिस, वीक बेसिस
दे डिसोसिएट पार्शियली, इसके जैसे, जैसे इसके एग्जांपल्स NH4OH, ठीक है, AgOH, दे आर वीक बेस। ग्रुप 1 का वो ग्रुप 1 से बिलोंग नहीं कर रहा है। BaOH होल ट्वाइस, AnOH होल थ्राइस, देख लीजिए ये ग्रुप 1 से है ही नहीं, बिलोंग नहीं कर रहा है, एक्सेट्रा। दीज आर द वीक बेसिस। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं, आयोनाइजेबल होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस भी वही होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइजेबल होते हैं, ठीक है। और वीक एसिड कौन होते हैं, वीक बेसेस कौन होते हैं, उन सभी को ध्यान में आप रखेंगे। इन सभी का यूज हम लोग आगे करेंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग सीखते हैं इसके बाद आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हेडिंग डालिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर H2O है, ये जब आयोनाइज होगी तो ये H प्लस एक्वस और OH माइनस में ये कन्वर्ट हो गए, H प्लस एंड OH माइनस में। अब इसके लिए K का वैल्यू आपने क्या लिया, तो K इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम से हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2O कंसंट्रेशन। वाटर का कंसंट्रेशन 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं K H2O इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन। और ये तो K कांस्टेंट है ही और H2O भी कांस्टेंट है, तो इसके लिए नया कॉन्सेंट्रेशन, न्यू कॉन्सेंट्रेशन KW यूज कर सकते हैं। और KW इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH minus concentration. This one is equation number 1. Here Kw is a constant. Kw equal to constant called ionic product of water. Called ionic product of water. Water. This one is constant, so it depends only. It depends only temperature and nature. ये दो बातों पर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट ये जो KW है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो यहाँ से हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, मोलर, ये सारे मोलर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, at 25 degrees C, experimentally the value of Kw is determined 10 to the power minus 14. अब ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो therefore 10 to the power minus 14 equal to हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन into हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, राइट। और जो प्योर वाटर होता है
since pure water is neutral, therefore ये neutral है, therefore hydrogen ion concentration must be equal to hydroxyl ion concentration. अब ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो therefore 10 to the power minus 14 इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको याद रखेंगे, 10 to the power minus 14 into hydrogen ion concentration square. Therefore, hydrogen ion concentration that will be equal to root under 10 to the power minus 14 equal to 10 to the power minus 7. इससे क्या पता चला? For neutral water, the hydrogen ion concentration is always equal to 10 to the power minus 7. और वाटर आपका न्यूट्रल है, और यहाँ से आप आइए इस कंसेप्ट से, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितने आपने फाइंड आउट किए? 10 टू द पावर माइनस 7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. आप यहाँ से लिख सकते हैं therefore hydrogen ion concentration equal to hydroxyl ion concentration, and that would be equal to 10 to the power minus 7. ऐसा, यानी for pure water हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 14 होती है, और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 10 टू द पावर माइनस 14 होती है. अब यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 14 होगा. नेक्स्ट, यहाँ से आ जाइए from equation 2, taking logarithms on both sides, दोनों साइड log ले लेते हैं. from equation taking logarithms on both sides, दोनों साइड में log ले लेते हैं. तो ये कितने हो जाएंगे? log 10 टू द पावर माइनस 14 इक्वल टू log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, और इसको लिख सकते हैं log m इंटू n. और ये हो गया यहाँ से log m इंटू n इक्वल टू होता है log m प्लस log n. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, और ये log m टू द पावर n इक्वल टू माइनस 14 इक्वल टू log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्लस log हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, ऐसा. ठीक है. और अब हम लोग यहाँ से ये जानते हैं कि जो pH होता है, pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है. ठीक है. तो POH इक्वल टू कितने हो जाएंगे? माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन. तो इन दोनों की वैल्यू, यहाँ से माइनस को हटाएंगे तो इधर आ जाएगा माइनस, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 14 इक्वल टू यहाँ से माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, और यहाँ से 14 इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू पीएच, और प्लस माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू POH. दैट्स वाई pH प्लस POH इक्वल टू 14. इक्वेशन नंबर 3, ये सभी को याद रखना है. तो यानी pH और POH
दोनों का सम जो होता है किसी भी सॉल्यूशंस के लिए पीएच और पीओएच का जो सम होता है वह 10 टू वो 14 के इक्विवेलेंट होता है। यानी अब किसी सॉल्यूशंस के लिए आपको पीएचडी फाइंड आउट करना है और पीओएच गिवन है तो आप इस फॉर्मूले से पीएच को फाइंड आउट कर सकते हैं, या पीएच गिवन है तो पीओएच को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW, ठीक है, पर हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन का क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट अब हम लोग सीखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ऑन KW पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, सिंस KW is equal to hydrogen ion concentration and hydroxyl ion concentration, उसका मल्टीपल है, प्रोडक्ट है, तो आप देखिए KW तो कांस्टेंट है। अब मान लेते हैं कि इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज, यदि मान लेते हैं आप इसको बढ़ा देते हैं तो इसको तो कांस्टेंट रखना है, तो इसको जब बढ़ाएंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि KW को आपको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आप बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, हाइड्रोजन ये कंसंट्रेशन आप बढ़ा दे रहे हैं तो पीएच क्या है, नेगेटिव है, तो पीएच क्या होगा, घट जाएगा। तो ये बढ़ाएंगे यानी सॉल्यूशंस का पीएच यदि आप घटा देंगे, देखिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो पीएच घटता, यानी इसका मतलब यह भी हो गया if pH of solution will decrease, ठीक है, pH of solution will decrease, यहाँ pH आप घटा रहे हैं तो then pOH of that solution will increase, यानी किसी सॉल्यूशंस के pH को यदि आप घटाएंगे तो उसके pOH बढ़ जाएंगे और दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होंगे। नेक्स्ट तो हम लोगों ने इस तरह ये सीखा कि पीएच पर क्या इफेक्ट होता है। अब ये जो KW है वह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो कि ये दो टेम्परेचर पर ये किस तरह डिपेंड करता है उसके रिलेशंस टेम्परेचर के साथ दिखाने के लिए, ठीक है, एक इक्वेशन के द्वारा दिखाया जाता है जिसे बोलते हैं वॉन्स ऑफ इक्वेशन, यानी रिलेशन between KW and temperature, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या कौन से इक्वेशन से दिखाएंगे, वॉन्स ऑफ इक्वेशन से, और वॉन्स ऑफ इक्वेशन KW और टेम्परेचर में रिलेशंस को बताता है। मान लेते हैं कि दो टेम्परेचर पे KW है, एक T1 टेम्परेचर पे KW की वैल्यू ये KW1 है और T2 टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू KW2 है। तो ये रिलेशन हो गए ln KW2 by KW1 इक्वल टू डेल्टा RH by R1 by T1 माइनस 1 by T2, ऐसा। अब इस इक्वेशन का
यूज आप करोगे इक्वेशन नंबर 4. दिस इक्वेशन इज यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इफ Kw2 इज गिवन, मतलब Kw2 Kw1 डेल आर एच ये तो पता है, आर T1 T2 इन सभी में से यदि कोई एक फैक्टर गायब है तो आप इस इक्वेशन से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी कि और यही इसी इक्वेशंस को हम लोग आर्हेनियस ये सॉरी वंस ऑफ इक्वेशंस कहते हैं. तो जो वंस ऑफ इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वंस ऑफ इक्वेशन, वंस ऑफ इक्वेशन. तो इस वीडियो लेक्चर में, इस लेक्चर में इतना ही. अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक्स टू ऑल.